हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को कक्षा 10वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव को कराने का उद्देश्य है कि आप यह सीख लें कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है और उसका जवाब हम किस तरह से याद रखेंगे। इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि आपको याद भी रहे उसका उत्तर। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे हम, उसका उत्तर हम बताएंगे और उत्तर जो है इस हिसाब से बताएंगे कि आपको उसको याद आपको रहेगा वो। ठीक है, और आपको यह भी पता चल जाएगा, इस पूरे ऑब्जेक्टिव को जब हम हल कर लेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो है क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना। ठीक है, अंबेडकर साहब ने भारत की बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण किसे माना। ठीक है, तो बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है दोस्तों, वो पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है जाति प्रथा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जाति प्रथा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कार्य अकुशलता। ठीक है, कार्य अकुशलता। ठीक है, अकुशलता। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, उद्योग धंधों की कमी। उद्योग धंधों की कमी, धंधों की कमी। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रतिकूल परिस्थितियां। प्रतिकूल परिस्थितियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो कार्य कुशलता का बेरोजगारी का जो कारण है कि बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है, तो देखिए कार्य अकुशलता भी बेरोजगारी का कारण है, उद्योग धंधों की कमी भी बेरोजगारी का कारण है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी बेरोजगारी का कारण है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें दिया है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है दोस्तों बेरोजगारी का, वो है जाति प्रथा। ठीक है, क्या होता है कि जाति प्रथा के कारण, जाति प्रथा के कारण जो है लोगों को इस तरह का कार्य मिल जाता है कि वो उस कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो उस कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति जो मान के चलिए कि जाति से वह शूद्र है, लेकिन उसे शूद्र का काम करना नहीं आता है, लेकिन समाज जो है उसको शूद्र का काम करने के लिए बाध्य करेगा, तो वह आदमी काम नहीं कर पाएगा और इस तरीके से वह आदमी जो है टालू काम करने लगेगा और उसे मान के चलिए कि काम उससे छीन लिया जाएगा और वह आदमी जो है बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेरोजगारी का जो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है वो क्या है दोस्तों, वो है जाति प्रथा। ठीक है, अब दूसरा सवाल है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, इसमें पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, अणुबम, दूध पानी। देखिए सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वह जो है श्रम विभाजन एक ऑप्शन है, दूसरा है जाति प्रथा। ठीक है, तो सभ्य समाज जिस समाज में दोस्तों जाति प्रथा है वह समाज तो दोस्तों सभ्य समाज हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है उसके बाद है कि सी नंबर में अणुबम। देखिए दोस्तों जिस समाज में अणुबम हो उस समाज वह भी एक सभ्य समाज नहीं हो सकता है, क्योंकि सभ्य समाज में हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
दूध पानी जिस समाज में होगा वही समाज सभ्य होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जिस समाज में दूध पानी नहीं है वह भी सभ्य समाज हो सकता है। ठीक है, तो सभ्य समाज के लिए दोस्तों क्या है कि श्रम विभाजन की आवश्यकता है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। जिस समाज में श्रम विभाजन नहीं है वह समाज सभ्य समाज नहीं होगा। जिस समाज में जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन होगा, ठीक है, वह सभ्य समाज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो होगी दोस्तों, वो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है दोस्तों क्या होगी, उसका जो है सही आंसर होगा श्रम विभाजन होगी। ठीक है, 3 नंबर में है हु आर शुद्राज। हु आर शुद्राज किसकी रचना है दोस्तों? हु आर शुद्राज जो है वह आपके जो है मैक्स मूलर की रचना है। सॉरी, जो है हु आर शुद्राज जो है यह जो है आपको भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, मैक्स मूलर की नहीं, भीमराव अंबेडकर की रचना है दोस्तों हु आर शुद्राज। 4 नंबर में है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, 4 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, 4 नंबर का। तो 4 नंबर में विष के दांत कहानी जो है वो है गिरधर, दूसरा है सेन साहब, तीसरा है खोखा, चौथा है सेन साहब की पत्नी। ये चारों किरदार जो है दोस्तों, यह चारों पात्र जो है यह हु आर शुद्राज जो है, सॉरी, विष के दांत जो है कहानी का प्रमुख पात्र वो कौन है? तो वो है आपको ए नंबर का ऑप्शन है गिरधर, बी नंबर का ऑप्शन है सेन साहब, सी नंबर जो है वो खोखा है। ठीक है, और डी नंबर सेन साहब की पत्नी है। प्रमुख पात्र इसमें पूछ रहा है, तो इसमें जो प्रमुख पात्र है दोस्तों विष के दांत में, ठीक है, तो विष के दांत का प्रमुख पात्र दोस्तों होना चाहिए, एक तो गिरधर है। तो गिरधर जो है सेन साहब के फैक्ट्री में जो है काम करते हैं। सेन साहब खुद एक हैं, ठीक है, और सेन साहब की पत्नी है। इन तीनों में से जो है विष के दांत का कहानी का जो है प्रमुख पात्र, ऐसे तो उसमें प्रमुख पात्र दोस्तों मदन है। उस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो दोस्तों मदन है। उस कहानी का जो हीरो है दोस्तों वो मदन है। लेकिन इस ऑप्शन में मदन नहीं है, तो इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर खोखा। ठीक है, खोखा इसका जो है प्रमुख पात्र माना जाएगा यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे है कि 5 नंबर में झोपड़ी और महल की जो लड़ाई है वो झोपड़ी और महल की लड़ाई, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महल वाले, ऑप्शन नंबर बी झोपड़ी वाले, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों झोपड़ी और महल की लड़ाई की जब बात होगी जब भी, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो है महल वाले अपने पैसे का, महल वाले जो हैं, महल वाले वो अपने पैसे का दोस्तों उपयोग कर लेते हैं और अपने पावर का उपयोग कर लेते हैं, और इस तरह से जीत जो है उन्हीं की हो जाती है। तो दोस्तों जब भी झोपड़ी और महल की बात होगी, झोपड़ी और महल की बात होगी दोस्तों, ठीक है, हमेशा महल वाला ही जीतेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, झोपड़ी वाले जो हैं वो जीतते जीतते उनको बहुत देर लग जाती है। ठीक है, अंतिम में जो है झोपड़ी वाले ही किसी तरह से सही अर्थ में जीत जाते हैं, लेकिन तत्काल जो है वह महल वाले की ही जीत होती है। इसलिए आपको जो है सही आंसर इसमें क्या मारना है कि झोपड़ी और महल वाले की जब भी लड़ाई होगी तो उसमें महल वाले जीतेंगे। ठीक है, उसमें कौन जीतेंगे दोस्तों? महल वाले जीतेंगे। चलिए 6 नंबर का है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 1 गांव में, ऑप्शन नंबर 2 खलियानों में, ऑप्शन नंबर 3 बगीचे में, ऑप्शन नंबर 4 गलियों में। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गांव में। सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गांव में। सच्चा भारत का निवास जो है वह गांव में है। सच्चा भारत हमको गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो
इसलिए उसका सही आंसर गांव होगा। ए नंबर का आंसर होगा आपका, 6 नंबर का आपका आंसर ए होगा। चलिए हम 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर में है, भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, ठीक है, विधा है। भारत से हम सीखें, तो भारत से हम सीखें जो है दोस्तों, यह मैक्स मुलर साहब के भाषण से लिया गया है। मैक्स मुलर साहब जो है वह जो भाषण दिए हैं उस भाषण से इस चैप्टर को लिया गया है, उस भाषण का ही अंश मात्र इस चैप्टर में है, ठीक है। तो इसलिए भारत से हम क्या सीखें कौन सी विधा होगी, तो यह जो है कहानी की भाषण विधा है। गद्य की यह कौन सी विधा है, भाषण विधा है। तो आपका 7 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 7 का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर। 8 में है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दोस्तों दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग महामूर्ख होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आंसर में इसमें ऑप्शन में भी मूढ़ दिया हुआ है, ठीक है, वो सी नंबर में ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 8 का, वो क्या होगा दोस्तों, 8 का सी होगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों 9 पे चलेंगे। 9 में है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मुलर के पिता का दोस्तों जो भी नाम है वो वही इसमें केवल चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है, विरह मुलर, विल्हेम मुलर, विल्हेल्म मुलर, विदेन मुलर। लेकिन इसमें बाकी 3 में स्पेलिंग की गड़बड़ी है, स्पेलिंग उसका गलत है, इसलिए इसका जो है आपको सही आंसर इसमें सही ढूंढना है। तो ए नंबर का विरह मुलर वो गलत है इसका स्पेलिंग। बी नंबर में विल्हेल्म मुलर उसका भी स्पेलिंग गलत है। सी नंबर में है विदेन मुलर उसका भी स्पेलिंग गलत है। तो 9 का जो डी नंबर में विदेन मुलर है उसका स्पेलिंग गलत है। सी नंबर में इसका सही आंसर है विल्हेल्म मुलर, ठीक है। देखिए दोस्तों विल्हेल्म कैसे लिखा हुआ है इस बात को हम आपको दिखा देते हैं। विल, ये रहा आपका आधा ल और म, विल्हेल्म मुलर जो है आपको मैक्स मुलर के पिताजी का नाम है, ठीक है, पिताजी का नाम है, ठीक है। किनके पिताजी का नाम है, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर के पिताजी का नाम जो है विल्हेल्म मुलर है। इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। चलिए अब इसका 9 नंबर का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तब मैक्स मुलर के पिताजी का नाम हो जाएगा विल्हेल्म मुलर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए मैंने लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका हो जाएगा। अब है 10 नंबर, ठीक है। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद जो है वह मैक्स मुलर साहब ने ही किया है, ध्यान में रखना है। मैक्स मुलर साहब ही जो है कठ और केन का जो है आपको अनुवाद किए हैं जर्मन। तो इसको जो है दोस्तों आप याद कैसे रखेंगे इसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैक्स मुलर साहब जो थे इनका जन्म जर्मन में ही हुआ था। मैक्स मुलर साहब का जन्म जो है वह जर्मनी में ही हुआ था। जर्मनी का ही एक गांव है, डेसाऊ नाम का गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि कठ और केन का जो जर्मन अनुवाद है वो किसने किया है, मैक्स मुलर साहब ने किया है। किसने किया है, मैक्स मुलर साहब ने किया है। इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। 11 नंबर सवाल है, शुद्ध वाक्य को चुनना है, ठीक है। देखिए यह जो आपको ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव को क्यों बता रहे हैं, मॉडल सेट को क्यों बता रहे हैं, इस बात को आप समझिए। इस बात को आपको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जो है तैयारी करने में आपको ध्यान रहे कि आपको किन किन प्रश्नों की तैयारी करनी है, कैसे प्रश्नों की तैयारी करनी है, किताब से कितना प्रश्न लेना है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक से, हिंदी की किताब से कितना प्रश्न लेना है, आपको व्याकरण से कितना प्रश्न लेना है, ठीक है। व्याकरण में किस किस चैप्टर से आपको प्रश्न आएगा, यह सारे चीज़ों को बताने के लिए ही आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव का एक जो है वीडियो लाए हैं। इस वीडियो को आप करीब 10-11 मिनट से देख रहे हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इस बात का आप हमको कमेंट में निश्चित ही बताएंगे। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार का और भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। हिंदी का 5 सेट
आपको सारे सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट आपको हम हल करके दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव, और इसी तरह से उसके बाद क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए लगातार बने रहना है चैनल पे। जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसको पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर भी करना है वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपको नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को भी दबाना है और उसमें ऑल वाले निशान को क्लिक करके जो है अपने सारे नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर के सवाल पे जाते हैं। 11 नंबर का सवाल है शुद्ध वाक्य को चुनना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य को चुनने के लिए जो है दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। एक में है वाष्प निकल रहा है, इसमें जो है वाष्प में दंत स्व दिया हुआ है दोस्तों, गलत है ये। दूसरा है वाष्प निकल रहा है, इसमें मूर्धन्य स्व, वाष्प निकल रहा है, इसमें सब कुछ सही है दोस्तों। तीसरा है सिंह दहाड़ रहा है, इसमें सिंह का स्पेलिंग गलत है दोस्तों। और चौथा है संग्रहित किया गया है दोस्तों, संग्रहित की गई है, संग्रहित को स्पेलिंग में लेकर के संग्रहित की गई है लिखना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर तीनों ही दोस्तों क्या है, गलत है। सही आंसर जो है वह बी का है, वाष्प निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम 12 नंबर के सवाल पे जाते हैं। ठीक है, 12 नंबर का जो हमारा है वो क्या है दोस्तों, 12 नंबर का है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद दोस्तों, सर्वोत्तम का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सर्वजोड़ उत्तम। सर्वजोड़ उत्तम सर्वोत्तम होता है। ठीक है, इसी को मिला के क्या होता है दोस्तों, सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम। ठीक है, तो आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सी नंबर का। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, गुस्सा पीना। ठीक है, गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ जो है दोस्तों वो हो जाएगा, एक तो है ऑप्शन नंबर ए में है गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर बी है आपको क्रोध दबाना, गुस्सा होना, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। एक है क्रोध दबाना, ये सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है दोस्तों गुस्से में पानी पीना, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, डी नंबर में है क्रोधित होना, इसका मतलब भी हुआ गुस्सा होना। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है हमारा गुस्सा पीना। सवाल क्या है हमारा दोस्तों, गुस्सा पीना। तो गुस्सा पीना का जो है कभी भी मतलब दोस्तों वो नहीं होगा गुस्सा बढ़ाना, क्रोधित हो जाना, इस तरह का मतलब जो है इसका कभी नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गुस्सा पीना का सही अर्थ होगा गुस्सा को दबा देना, क्रोध को दबा देना, गुस्सा को बर्दाश्त कर लेना, उस गुस्सा के दुष्प्रभाव में कोई और कार्य नहीं करना, इसका सही अर्थ ये होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपको, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का, गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना। 13 नंबर का बी नंबर आंसर होगा, गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना। 14 नंबर का सवाल है परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार दोस्तों रामविलास शर्मा है। ठीक है, गुणाकर मूले है, अशोक वाजपेयी है, महात्मा गांधी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से आपको जो है ए नंबर का ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, रामविलास शर्मा होगा। रामविलास शर्मा जो है दोस्तों यही आपको कौन है, यह परंपरा के मूल्यांकन का लेखक है, रचनाकार है परंपरा के मूल्यांकन का। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। दोस्तों ये जो है आपको 15 नंबर का जो सवाल है, एक पतंग में अनंत किनकी रचना है, ये अशोक वाजपेयी साहब की है। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी साहब की यह रचना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सही आंसर इसका डी होगा। 15 नंबर का में एक पतंग अनंत में इसका सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों हुआ था। ठीक है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1942, 40, 43 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी साहब का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, 1941 में हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था, 16 जनवरी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दोस्तों जो है अशोक वाजपेयी साहब का जन्म हुआ था।
चलिए 17 नंबर के सवाल में चलते हैं। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मछली शीर्षक जो है इनके लेखक हो जाएंगे जो है ए नंबर में ऑप्शन है आपका यतीन्द्र मिश्र, बी नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर में है विनोद कुमार शुक्ल, डी नंबर में है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, तो आपका 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, मछली शीर्षक का विनोद कुमार शुक्ल साहब जो हैं ये आपका जो है मछली शीर्षक को लिखे हैं। मछली शीर्षक का जो रचनाकार है वो है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, सी नंबर किसका? 17 का सी नंबर विनोद कुमार शुक्ल जो है यह मछली के रचनाकार हैं। ठीक है, मछली के रचनाकार कौन है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में चलिए, अंगूठा दिखाना का अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ए नंबर में समय समय पर धोखा देना, बी नंबर में बेइज्जत करना का दोस्तों अंगूठा दिखाना नहीं होता है, चालबाजी करना, चालाकी करना, इसका भी मतलब दोस्तों अंगूठा दिखाना नहीं होता है, बेईमानी करना मतलब भी अंगूठा दिखाना नहीं होता है। तो आपका जो ए नंबर का ऑप्शन है समय समय पर धोखा देना, जब दोस्तों समय पर कोई धोखा दे देता है तो उसी को हम कहते हैं कि श्याम ने मेरे मुसीबत के समय में मुझे अंगूठा दिखा दिया, अर्थात श्याम ने मेरे मुसीबत के समय में मुझे धोखा दे दिया। दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर होगा, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ए नंबर में होगा। ठीक है, सही आंसर इसका ए नंबर का हो जाएगा। इसका सी नंबर था, इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला सवाल है, गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम, गुप्त माने छुपाना होता है दोस्तों, छिपाना होता है। ठीक है, तो इसका विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो गुप्त का विलोम ए नंबर में है दिखाना, बी नंबर में है पहचानना, सी नंबर में है छुपाना और डी नंबर में है प्रकट करना। गुप्त माने छुपाना होता है, तो इसका विलोम जो है इसका उल्टा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर प्रकट। ठीक है, गुप्त का जो है वो क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त का विपरीतार्थक शब्द प्रकट हो जाएगा, विलोम शब्द प्रकट हो जाएगा। दोस्तों 20 नंबर में पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको बताना है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, ए नंबर में है त्रिदश, बी नंबर में है पद्यामर, ठीक है, सी नंबर में है शैल, सी नंबर में दोस्तों क्या है? शैल है, और 4 नंबर में है गीरवान। ठीक है, शैल का मतलब पत्थर होता है, ध्यान में रखिएगा। शैल का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, इसलिए शैल जो है इसका ये हो जाएगा आपको पर्वत का पर्यायवाची जो है आपको वह शैल हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समान अर्थ वाला शब्द। ठीक है, और विलोम का अर्थ होता है, विपरीतार्थक शब्द का होता है उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द। 21 नंबर में है लंबोदर कौन समास है? समास को दोस्तों बहुत ज़रूरी है, आप 10th क्लास में यदि पढ़ते हैं, 10th क्लास की आप यदि तैयारी करते हैं तो आपको समास की तैयारी कर लेनी होगी दोस्तों। समास से अच्छा खासा प्रश्न रहता है। ठीक है, इसलिए आपको समास की तैयारी दोस्तों कर लेनी होगी अच्छे से। ठीक है, समास का परिभाषा आपको याद कर लेना है, समास का आपको भेद याद कर लेना है, और दोस्तों कुछ उदाहरण भी इसका जो है कंठाग्र कर लेना है कि वो क्या है। उसी में से दोस्तों एक उदाहरण जो है आपका वो आ गया है, देख लीजिए। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, ठीक है, वह समास है ये दोस्तों जिसमें विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, विशेष अर्थ को ग्रहण करने वाला शब्द है ये दोस्तों लंबोदर। ठीक है, लंबोदर मतलब हुआ लंबा है उदर जिसका। दोस्तों किसका लंबा होता है उदर? वो होता है गणेश का। ठीक है, लंबा है उदर जिसका।
तो समास का जो बहुव्रीहि समास का जो परिभाषा होता है वो भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, वह समास जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, वही सब जितना है वो सब आपको बहुव्रीहि समास में आता है। जैसे में आपको चंद्रशेखर हो गया, ठीक है, आपको जो है लंबोदर हो गया, आपको जो है दशानन हो गया, ठीक है, तो चतुर्दश हो गया। तो इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुव्रीहि तत्पुरुष समास वो होता है जिसका अंतिम पद जो है वो आपको प्रधान होता है। तो इसमें अंतिम पद प्रधान जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए आपका ए नंबर गलत हो जाएगा। बी नंबर कर्मधारय समास है, इसमें आपको क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, तो ये भी आपका जो है दोस्तों नहीं होगा। डी नंबर है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में भी पहला पद जो है वह प्रधान होता है, इसलिए अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा। इसका सी नंबर आंसर होगा दोस्तों बहुव्रीहि समास, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करने वाला। तो इसमें भी आपको जो है इसका सी नंबर का आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर जो है वह बहुव्रीहि समास में आएगा। ठीक है, लड़का आया था, कौन सा काल है, आया था थे थी, जब भी रहेगा दोस्तों भूतकाल होगा वो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आम का पर्यायवाची शब्द आम्र होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका वाजी है, एक आपका हथ है, एक सैधव है, चौथा है आपका आम्र। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। आम का पर्यायवाची शब्द दोस्तों जो है वह क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि पर्यायवाची शब्द से भी बहुत सवाल आ रहा है। ठीक है, तो आपको दोस्तों पर्यायवाची शब्द को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि पर्यायवाची शब्द को भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें से भी सवाल आता है, इसमें से भी सवाल दोस्तों आता है, अच्छा खासा सवाल आता है। इसलिए पर्यायवाची शब्द को आप क्या करेंगे दोस्तों, क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब है आम का आम्र हो जाएगा पर्यायवाची शब्द धनहीन। ठीक है, अंतिम पद प्रधान जो होता है वो होता है, अंतिम पद प्रधान दोस्तों जिसका होता है वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आपका 24 का ए हो जाएगा, 24 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अंतिम पद धनहीन है, धनहीन। ठीक है, तो जैसे राम धनहीन है, तो धनवान, धन में जब वान जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। धन में हीन जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो प्रमुख पद है वो क्या है, हीन है, अंतिम पद है। ठीक है, क्या है वो, अंतिम पद है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। धनहीन जो है यह क्या हो जाएगा, आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, हम अब अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है दोस्तों माता पिता कौन समास है। तो माता पिता जो है दोस्तों वह माता पिता दोनों पद जिसमें प्रधान हो उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। तो यह माता पिता दोस्तों क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 26 नंबर में है अनुराग में कौन उपसर्ग है। अनुराग, उपसर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों, पहले इस बात को आप जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग दोस्तों किसे कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, मानिए ये शब्द है तो इसके पहले आकर के जो लग जाए और उसके अर्थ में बदलाव कर दे उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको इसमें एक है राग है, तो राग के पीछे जब हम क्या लगा देंगे, अनु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए शासन है, शासन मतलब होता है शासन करना। ठीक है, तो इसी में जब हम दोस्तों अनु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुशासन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अच्छा शासन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, उपसर्ग जो है वह किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को बदल देता है। इसलिए दोस्तों जो है इसमें अनुराग में उपसर्ग क्या होगा, अनु हो जाएगा। अभी जोड़ते तो अभिराग होता, और जोड़ते तो अराग होता, सु जोड़ते तो सुराग होता, यहाँ तो अनुराग है। तो इसका दोस्तों ओरिजिनल आंसर जो सही आंसर है वह दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है,
ए नंबर का अनु। गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक के बारे में जान लीजिए दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु थे वो, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु नानक। ठीक, 28 में है जप्पू जी किसकी रचना है? ठीक है, 28 नंबर में है जप्पू जी किसकी रचना है? तो जप्पू जी दोस्तों गुरु नानक साहब की रचना है। ठीक है, जप्पू जी किसकी रचना है? गुरु नानक साहब की। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून दोस्तों इस जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी कविता की कौन सी विधा है? तो नाखून दोस्तों हिंदी कविता की ललित निबंध विधा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, यह एक प्रकार का निबंध है। ललित निबंध बोलते हैं इस प्रकार के व्यंग्यात्मक निबंध जब लिखे जाएं तो उसको ललित निबंध बोलते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। 30 नंबर में है विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला दोस्तों जो है वह घनानंद की रचना है। ध्यान में रखना है आपको, विरह लीला किसकी रचना है? धनानंद की रचना है, धनानंद की। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलेंगे दोस्तों। धनानंद का जन्म कब हुआ था? तो धनानंद का जन्म जो है दोस्तों वो 1869 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, इसके जन्म का दोस्तों क्या है कि सही अंदाज़ा जो है वह नहीं है, सही इसका नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसको आसपास के रूप में दर्शाया गया है। 1869 ईस्वी के आसपास जो है इसका जन्म दोस्तों माना जाता है। किनका? अच्छा, ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम चलते हैं अब। स्वदेशी कविता किससे संकलित की गई है? तो स्वदेशी कविता दोस्तों जो है इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रेम मग्न सर्वस्व से, दूसरा ऑप्शन है जीर्ण जनपद से, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों भारत प्रयाग से, चौथा ऑप्शन है प्रयाग रामागमन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, प्रेम मगन सर्वस्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रेम मगन सर्वस्व जो है स्वदेशी कविता से ही स्वदेशी कविता संकलित किया गया है। दोस्तों दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मगम्मा जो है दोस्तों यह दक्षिण भारत की कहानी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह कहाँ की कहानी है दोस्तों? दक्षिण भारत की कहानी है। तो यह जो है आपको एक ये जो है उड़िया आपको जो है दोस्तों उड़ीसा में चलता है। ठीक है, कन्नड़ आपको दक्षिण भाषा में चलता है और तमिल आपको दक्षिण भाषा, भोजपुरी तो दोस्तों अपने बिहार में ही चलता है, तो उड़िया भोजपुरी होगा नहीं। ठीक है, कन्नड़ और तमिल में यह दोनों दक्षिण भारत में चलने वाली भाषा है। तो इसमें जो है आपको कन्नड़ भाषा इसका हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर दही वाली मगम्मा। ठीक है, ये आपको कन्नड़ भाषा का जो है क्या कहते हैं कन्नड़ भाषा का यह कहानी है। ठीक, क्योंकि इसमें कई जगह पर कन्नड़ भाषा का उपयोग भी किया गया है और क्या कहते हैं मंगम्मा दही वाली मंगम्मा में कई जगह पर जो है ना दक्षिण भारत के कन्नड़ शब्द का ही उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दही वाली मगम्मा किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा से है। ठीक है ना, चलिए 34 नंबर है अस्मिता का सही अर्थ क्या है? ठीक, अस्मिता का सही अर्थ क्या है? अस्मिता का सही अर्थ है क्या है? देखते हैं। 1 नंबर में है पहचान, अस्तित्व, बी नंबर में है मना करना, तीसरी नंबर में बाहुबली और डी नंबर में कंजूस। अस्मिता का जो है दोस्तों सही अर्थ होता है अस्तित्व होता है, प्रतिष्ठा होता है, पहचान होता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए लोकगीत जो है हमारे भारत की अस्मिता है, पहचान है। जैसे भारतनाट्यम जो है हमारे भारत की अस्मिता है, पहचान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अस्मिता का अर्थ जो है वह पहचान होता है। ठीक है, अस्मिता का अर्थ क्या होता है? पहचान होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, प्रतिष्ठा भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब प्रतिष्ठा का अस्मिता का पर्यायवाची शब्द के ऑप्शन में प्रतिष्ठा आएगा तो ध्यान रखिएगा कि वो भी आपका आंसर हो सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन जो है इसका सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से वाक्य शुद्ध हैं?
तो इसमें मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, इसमें सही उत्तर कौन है दोस्तों? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ। दोस्तों ये दोनों तो गलत ही है, सी और डी। मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये दोनों जो है आपको देख लीजिए कि इसमें आपको पूर्ण विराम, 1 मिनट सॉरी, इसमें आपको ए नंबर में भी पूर्ण विराम नहीं है, बी और सी में भी पूर्ण विराम नहीं है। ठीक है, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, यहाँ पर जो को है यह दोस्तों नहीं भी दिया जाएगा तो चलेगा, क्योंकि को जो है छिपा रहता है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ ये भी चल सकता है। ठीक है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये भी आपका जो है दोस्तों, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे है आपका कि मैं आपका दर्शन करने को आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपके है यह भी आपको जो है समस्या देगा। मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, इसका सही उत्तर दोस्तों ए नंबर का होगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ए नंबर का होगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, चलिए 36 नंबर में चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, 5 होता है। ठीक है, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो एक है आपको ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी लेखक, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी लेखक, सी है रूसी लेखक और डी है फ्रेंच लेखक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टॉल्स्टॉय के बारे में कि यह जो है रूसी लेखक थे। लियो टॉल्स्टॉय दोस्तों इनका पूरा नाम है, लियो टॉल्स्टॉय इसका जो है पूरा नाम है। ध्यान में रखना है दोस्तों आपको कि यह रूसी लेखक थे। कहाँ के लेखक थे दोस्तों? रूसी लेखक थे, इस बात को ध्यान में रखना है। लियो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक थे। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय कहाँ के लेखक थे? रूस के लेखक थे, रशियन राइटर थे ये, इस वजह से इसको हम रूसी लेखक बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा सी नंबर, रूसी लेखक। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में दोस्तों है इस ऑप्शन नंबर ए है आपका महात्मा गांधी, बी अशोक वाजपेयी, सी बिस्मिल्लाह खां, गुनाकर मुले डी में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है कहानी का आप देख लीजिए नाम क्या है, नौबत खाने, नौबत खाने। ठीक है, ये जो है अरबी नाम है दोस्तों। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी, गुनाकर मुले ये तीनों अरब से संबंध नहीं रखते हैं, मतलब मुस्लिम अरबी से संबंधित नहीं रखते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां साहब की कहानी है। इसमें बिस्मिल्लाह खां के साहब के बारे में खूब अच्छे से बताया गया है। तो जो आपका नौबत खाने में इबादत पाठ है, इस पाठ का जो है आपको जो है सही उत्तर होगा बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया। ठीक है, इसका सही बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। भाई बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? दोस्तों विश्वविख्यात बात है ये, बिस्मिल्लाह खां का जो प्रिय वाद्य यंत्र था वह शहनाई था। यह शहनाई के बहुत बड़े, बहुत विद्वान वादक थे और यह शहनाई को लेकर के पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इसलिए बिस्मिल्लाह खां का जो प्रिय वाद्य यंत्र हो जाएगा दोस्तों वो शहनाई हो जाएगा, शहनाई। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर का दोस्तों क्या है? 40 नंबर में है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी नंबर ए मैक्स मुलर, नंबर बी आपको जो है गुनाकर मुले, नंबर सी बिरजू महाराज, नंबर डी रामविलास शर्मा। ठीक है, तो अक्षरों की कहानी जो है दोस्तों यह गुनाकर मुले की है। अक्षरों की कहानी जो है दोस्तों यह किनकी है? यह आपको जो है गुनाकर मुले साहब की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुनाकर मुले। ए नंबर में मैक्स मुलर है, बी नंबर में गुनाकर मुले है, सी नंबर में बिरजू महाराज है, डी नंबर में आपको रामविलास शर्मा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुनाकर मुले। ठीक है,
चलिए 41 नंबर में चलते हैं दोस्तों। शिक्षा और संस्कृति किन की रचना है? शिक्षा और संस्कृति के बारे में आपको हम बता दें कि यह जो है आपको ए नंबर का ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, ठीक है। बी नंबर का आंसर है रामविलास शर्मा, सी नंबर का आंसर है महात्मा गांधी, डी नंबर का आंसर है यतीन्द्र मिश्र। तो शिक्षा और संस्कृति जो है वह दोस्तों जो है महात्मा गांधी की रचना है। शिक्षा और संस्कृति किन की रचना है? महात्मा गांधी की, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति जो है दोस्तों यह किन की रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना है दोस्तों। इस बात को खूब अच्छे से ध्यान में रखना है कि शिक्षा और संस्कृति की के रचनाकार महात्मा गांधी साहब हैं। नंबर 43 है, नंबर 42 है, बहादुर को लेखक के घर में कौन लाया था? बहादुर जो है, बहादुर उसको लेखक के घर में कौन लाया था? बहादुर दोस्तों यह कहानी ही है और इसके रचनाकार अमरकांत साहब हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अमरकांत साहब जो है बहादुर कहानी के लेखक हैं और इनके घर में जो है कौन लाया था बहादुर को? तो बहादुर को इनके घर में लेखक की ए नंबर का ऑप्शन है लेखक की बहन, बी नंबर का ऑप्शन है लेखक का ऑप्शन है लेखक का साला, सी नंबर का ऑप्शन है लेखक का भाई और डी नंबर का ऑप्शन है लेखक के बाबा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेखक का साला। अमरकांत साहब जो लेखक थे, इनके साला साहब जो थे यही बहादुर को इनके घर लाए थे, ठीक है। चलिए 43 नंबर में जाते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो सुजाता का वास्तविक नाम नंबर ए ऑप्शन में है कर्णिका, नंबर बी है दीपशिखा, नंबर 4 है एम रामानुजय, ठीक है, और नंबर डी है एस रंगराजन, ठीक है। तो दोस्तों 43 नंबर में सुजाता का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वह ए नंबर में हो जाएगा कर्णिका। सुजाता का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? कर्णिका था, ठीक है। चलिए 44 नंबर में चलते हैं। सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता जो है यह कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं दोस्तों? यह ए नंबर में ऑप्शन है बिहार के, बी नंबर मद्रास के, सी नंबर में उड़ीसा के, डी नंबर में लखनऊ के। तो इसमें जो है दोस्तों आपको हो जाएगा सात कोड़ी होता जो है वह उड़ीसा के प्रमुख रचनाकार थे, ठीक है। डी नंबर में है पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो पूर्वज लक्ष्मी के लिए दोस्तों जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। 42 मिनट का वीडियो दोस्तों हो गया है, ठीक है। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो पूर्वज ए नंबर का ऑप्शन है दोस्तों 4 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 3 बीघा, ठीक है। तो जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 बीघा, ठीक है। पूर्वज लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। मंगू कब से पागल था? जन्म से, युवावस्था से, बचपन से, बहुत दिनों से, ठीक है। तो मंगू दोस्तों जो है वह बहुत दिनों से पागल नहीं था, वो जन्म से ही पागल था, ठीक है। मंगू जन्म से ही पागल था। 48 में है संसार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम जोड़ सार बराबर संसार होता है, ध्यान में रखिएगा, सम जोड़ सार बराबर संसार होता है। ये वाला ऑप्शन आपको बी नंबर में है तो इसका ऑप्शन बी ही दोस्तों सही होगा, ठीक है। 49 नंबर में है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है एक है अतुल, दूसरा देवराज, तीसरा महाकाय है, डी मोददाता है। तो इस चारों में से जो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका हो जाएगा देवराज, क्योंकि इंद्र को देवराज इंद्र भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसलिए 49 का सही आंसर बी नंबर होगा, इंद्र का दूसरा नाम देवराज इंद्र भी होगा। 50 नंबर में चलते हैं दोस्तों। वेदना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों वेदना में जो है ना प्रत्यय पहला है ऑप्शन में आपको ना प्रत्यय। वेदना शब्द में प्रत्यय जो है दोस्तों वो अना प्रत्यय है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। मनुष्य कौन संज्ञा है? तो मनुष्य जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक, ए नंबर में है जातिवाचक, बी नंबर में व्यक्तिवाचक, सी नंबर में भाववाचक, समूहवाचक, ठीक है।
तो मनुष्य कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो मनुष्य जब कहेंगे दोस्तों तो इसमें लड़का लड़की सब आ जाएगा, तो इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। यह क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होगा। 52 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय के भेद के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों कि यह जो है आपको पहला ऑप्शन है इसका ए नंबर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों वो 2 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा 4 है और चौथा 5 है। तो इसमें जो प्रत्यय का भेद होता है दोस्तों, प्रत्यय का 2 भेद होता है, एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर होगा। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 53 नंबर में है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो दोस्तों गुरु नानक की भेंट जो है पहला ऑप्शन है बाबर से, दूसरा है हुमायूं से, तीसरा है अकबर से, चौथा है जहांगीर से। तो गुरु नानक की जो भेंट हुई थी दोस्तों वह बाबर से हुई थी। बाबर के ही समय में गुरु नानक के ही समय में बाबर जो थे वो आए थे, ठीक है। दूसरी बात, इसको आप याद रखने के लिए एक दूसरे तरीके का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों कि हम क्या करेंगे दोस्तों, गुरु नानक साहब के जन्म के बारे में देख लेंगे एक बार, ठीक है। जन्म जो है इनका 1469 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और बाबर जो है दोस्तों 1526 ईस्वी में आपको बाबर जो है दोस्तों 1526 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। और 1469 ईस्वी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। तो दोस्तों गुरु नानक के समय में बाबर ही हो सकते हैं, क्योंकि अकबर तो 100 बरस पीछे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 50-60 बरस तो निश्चित ही पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका सही आंसर जो है बाबर के बाद हुमायूं, तब अकबर, तब जहांगीर, तो 100 बरस पीछे हो जाएंगे अकबर, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा ना वो बाबर होगा, क्योंकि बाबर से ही जो है गुरु नानक साहब ने बाबर से ही भेंट किए थे, ठीक है। यह बात आपके बुक में भी लिखी हुई है, आप कभी फुर्सत निकाल करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 54 नंबर है, मछली शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है। तो मछली जो शीर्षक है दोस्तों, यह सबसे पहला इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 54 नंबर का सवाल है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ए नंबर में है निबंध, ठीक है। बी नंबर में है इसमें दोस्तों कहानी, सी नंबर में है संस्मरण और डी नंबर में है नाटक। तो मछली वाला जो शीर्षक है दोस्तों यह कहानी टाइप का है, यह एक प्रकार का कहानी ही है। तो यह जो है गद्य की कहानी विधा हो गई, साहित्य की कहानी विधा हो गई दोस्तों, ठीक है। 54 नंबर का सही आंसर आपका बी होगा। 55 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 55 नंबर में है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो ए नंबर है स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। नंबर बी बर्बरता समापन हेतु, ठीक है। नंबर बी बर्बरता समापन हेतु। नंबर सी सुंदरता के लिए। नंबर डी मजबूरी से। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बर्बरता के समापन हेतु जो है वह नाखून को काटते हैं। नाखून तो हम लोग आजकल जो है नाखून जो है स्वस्थ रहने के लिए ही काटते हैं, ठीक है। नाखून जो है स्वस्थ रहने के लिए ही काटते हैं, लेकिन नाखून का काटना बर्बरता का समापन को दर्शाता है। बर्बरता के समापन को दोस्तों समापन को दर्शाता है। नाखून का काटना जो है दोस्तों वह बर्बरता के समापन को दर्शाता है, लेकिन हम लोग नाखून काट के भी दोस्तों बर्बरता हम लोग समाप्त किए कहाँ हैं। हम लोग दोस्तों हम लोगों के अंदर अगर नाखून काटने से बर्बरता नाम की चीज़ नहीं रहती तो
दोस्तों नाखून जो है वह काटना बर्बरता समापन हेतु हो सकता था, लेकिन नाखून काट के भी आज लोग को मार रहा है। आदमी आदमी से भयभीत है, आदमी आदमी को मारना चाहता है, आदमी आदमी को नहीं देखना चाहता है। तो दोस्तों बर्बरता वाला कोई भी बात इसमें नहीं है, ठीक है। हम नाखून स्वस्थ रहने के लिए फ़िलहाल काटते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि जब हम नाखून रखेंगे तो नाखून में गंदा जमेगा, वह पेट में जाएगा तो उससे हमको क्या होगी दोस्तों, बीमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 56 नंबर का सवाल है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। नागरी लिपि जो है यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, निबंध, दूसरा ऑप्शन है डायरी, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है कहानी। तो नागरी लिपि जो है यह एक प्रकार का दोस्तों निबंध है, ठीक है। आगे चलते हैं। पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था दोस्तों। तो मोटर कार को खतरा दोस्तों जो है वह नंबर ए में ऑप्शन दिया है सीमा से, बी में रजनी से, सी में आली से, डी में खोखा से। इसका सही आंसर दोस्तों खोखा से हो सकता था, ठीक है, क्योंकि बाकी अगर किसी के वजह से कार को किसी तरह का नुकसान होता था तो उसे सेन साहब तो छोड़ते थे नहीं, केवल एक खोखा ही था जिसको सेन साहब भी कुछ नहीं कहते थे। तो कार को अगर दोस्तों किसी से नुकसान था तो वो केवल खोखा ही था और किसी से उसको नुकसान होने की कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 में 58 में भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है राजतंत्र। राजतंत्र में दोस्तों राजा ही मालिक होता है, राजा ही सब कुछ होता है, तो उसमें भाईचारे का कोई स्थान ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। बी नंबर में लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है वह जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो लोकतंत्र इसका जो है वह सही आंसर हो जाएगा। श्रम भी गलत हो जाएगा, सहयोग भी गलत हो जाएगा। भाईचारे का जो है दोस्तों दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में ही भाईचारे के बारे में, भाईचारे के संबंध पर जो है क्या कहते हैं, बल डाला जाता है। 59 नंबर का सवाल है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो भारत की सर्वाधिक आबादी जो है दोस्तों वह नगरों में बसती है। कहाँ बसती है, नगरों में बसती है, ठीक है। तो अगर कहीं आप ऐसा करके दोस्तों आ गए तो जो है आप निश्चित ही एक नंबर खो के आ जाइएगा। भारत की सर्वाधिक आबादी जो है वह गांवों में बसती है, नगरों में नहीं बसती है, ठीक है। बी नंबर में है महानगर, सी नंबर में गांव और डी नंबर में मंदिर, ठीक है। तो 59 में है भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो भारत की सर्वाधिक आबादी जो है दोस्तों वह गांव में बसती है, नगरों में नहीं बसती है, ठीक है। 60 नंबर में है वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वह क्या कहते हैं, भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल जो है बनकर आया था, लेकिन यह इंग्लैंड का था। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का था, इंग्लैंड का। अगर आपको सवाल ये हो कि वारेन हेस्टिंग्स जो है कहाँ का, वारेन हेस्टिंग्स जो है कहाँ का था, निवासी था, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, इंग्लैंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको दोस्तों इंग्लैंड जो है लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आपको दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये कहाँ का जनरल था, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है दोस्तों ये इंडिया का जनरल था, भारत का जनरल था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका 60 ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, और इस पूरे प्रश्न के उत्तरों को आप याद करने का प्रयास कर लें। आप देखेंगे दोस्तों, मैंने इस तरीके से बताया है कि आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और आपको यदि कहीं पर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को फिर से देख लेंगे। इसमें नहीं समझने वाली कोई बात तो दोस्तों है नहीं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, फिर से देख लेंगे, बार बार देख लेंगे, आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो से आपको यह भी मालूम चला होगा दोस्तों कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है, और आपको उसको हल किस तरह से करना है और उसको याद किस तरह से रखना है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखे हैं,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अधिक से अधिक 10th क्लास के विद्यार्थियों तक यह वीडियो जो है आप पहुंचाएं, ठीक है, ताकि उसको भी कम से कम एक मॉडल सेट का 60 ऑब्जेक्टिव दोस्तों यदि पूरा हो जाता है तो 60 ऑब्जेक्टिव में से अगर दोस्तों 5 या 7 या 10 ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आ जाता है तो इसे हम अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम में हमारा बताया हुआ कुछ सवाल आपको आ गया, ठीक है, हमारे वजह से 5 नंबर ही आ गया, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे इसी तरह का कोई दूसरा वीडियो लेकर के, ठीक है। हो सकता है कि आपको हिंदी का ही दूसरा मॉडल सेट हम बताएं या फिर किसी और सब्जेक्ट का दूसरा मॉडल सेट, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।